नमस्कार। आज सभी ने अध्याय 13 में भाग 2 तक पढ़ा। भाग 2 में आपने प्रकाश संश्लेषण वर्णक यानी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में पढ़ा। अब आते हैं उससे आगे के टॉपिक जो कि है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि। इसके बारे में समझेंगे, देखेंगे कैसे पौधों में प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि संपन्न होती है और उसके दौरान कार्बोहाइड्रेट यानी शर्करा का निर्माण होता है। तो टॉपिक शुरू करने से पहले जो आपसे भाग 2 में क्वेश्चंस किए गए थे उनके आंसर्स देखेंगे। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया गया था कि क्लोरोफिल ए प्रकाश स्पेक्ट्रम के किन किन तरंगदैर्घ्य के किरणों का अवशोषण करता है। तो इसका आंसर होगा क्लोरोफिल ए 400 नैनोमीटर से 470 नैनोमीटर वाली प्रकाश किरणों का अवशोषण करता है, यानी नीले क्षेत्र के प्रकाश का अवशोषण करता है। साथ ही साथ यह 660 नैनोमीटर से 700 नैनोमीटर यानी लाल क्षेत्र वाले प्रकाश किरणों का भी अवशोषण करता है। दूसरा क्वेश्चन किया गया था कि क्लोरोफिल बी प्रकाश स्पेक्ट्रम के किन किन तरंगदैर्घ्य किरणों का अवशोषण करता है। तो क्लोरोफिल बी लगभग 430 नैनोमीटर से 470 नैनोमीटर प्रकाश किरणों का अवशोषण करता है, यानी यह भी नीले क्षेत्र में प्रकाश का अवशोषण करता है। साथ ही साथ यह भी 620 नैनोमीटर से 660 नैनोमीटर या 670 नैनोमीटर लाल क्षेत्र वाली प्रकाश किरणों का भी अवशोषण करता है। लास्ट क्वेश्चन किया गया था कि कैरोटीनाइड प्रकाश स्पेक्ट्रम के किन किन तरंगदैर्घ्य किरणों का अवशोषण करता है। तो कैरोटीनाइड 430 से 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली किरणों का अवशोषण करता है। बस इतने क्वेश्चन दिए गए थे जिनका आंसर्स आपको बता दिए गए। ये जो आपको स्पेक्ट्रम में जो तरंगदैर्घ्य की जो वैल्यू आपको बताई गई है 400, 450 या जो भी आपको बताई गई, ये अलग अलग किताबों में 10-5 का डिफरेंस आपको मिल सकता है। तो ये मत सोचिएगा कि हमने गलत बता दिया या उस पुस्तक में गलत लिखा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे अगर हमने बताया कि 390 से 445 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य का लाइट वायलेट और इंडिगो है, तो हो सकता है 390 से किसी बुक में 460 दिया हो या 470 नैनोमीटर दिया हो, तो ये 10, 5, 15 का डिफरेंस आपको मिल सकता है। तो अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू यही होती है कि जो मैंने आपको बताया कि क्लोरोफिल ए कौन कौन से तरंगदैर्घ्य किरणों का अवशोषण करते हैं, क्लोरोफिल बी कौन कौन से तरंगदैर्घ्य किरणों का अवशोषण करते हैं, कैरोटीनाइड कौन कौन से तरंगदैर्घ्य वाली किरणों का अवशोषण करते हैं। ठीक है, तो 10-5 का डिफरेंस आपको मिल सकता है अलग अलग किताबों में, उस पर आप संशय मत रखिएगा। आइए आप शुरू करते हैं भाग 3 का टॉपिक जो कि है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, कि किस प्रकार से प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि संपन्न होती है, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। हमने आपको एक रिएक्शन याद कराया था फोटोसिंथेसिस का, बहुत इंपॉर्टेंट है वो रिएक्शन, जिसमें आपको बताया गया था कि 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स और 12 जल के मॉलिक्यूल मिलकर क्या बनाते हैं, C6H12O6 + 6H2O + 6O2 गैस। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल। ये कंप्लीट रिएक्शन है प्रकाश संश्लेषण का, आपसे कहा था कि याद कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बना, उसमें इसका कार्बन कहा जाता है, इसका ऑक्सीजन कहा जाता है। जल में देखेंगे इसका हाइड्रोजन कहा जाता है, किसके निर्माण में, ऑक्सीजन कहा जाता है किसके निर्माण में। तो आपको पहले भी बताया गया था कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑक्सीजन गैस निकलती है वो ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है, कार्बन डाइऑक्साइड से या जल से। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। इससे पहले भी मैंने बताया था, अगर आप देखें कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन एटम, तो कार्बन एटम को अगर आप देखें तो इसमें 6 कार्बन एटम है और ये चला जाता है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में भाग लेता है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन एटम्स को देखें तो इसमें कितने एटम्स हैं, 6 × 12 ऑक्सीजन एटम में से 6 ऑक्सीजन एटम चले जाते हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट और 6 ऑक्सीजन एटम्स चले जाते हैं जल के निर्माण में। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में 6 कार्बन थे जो चले जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में। देखिए C6 यानी 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में, 6 × 12 ऑक्सीजन के एटम्स हैं जिनमें से 6 ऑक्सीजन का चला जाता है कार्बोहाइड्रेट के निर्माण में और 6 ऑक्सीजन के अणु चले जाते हैं जल के निर्माण में। अब अगर आप देखें यहाँ पर H2O में, तो H2O में हाइड्रोजन एटम्स कितने हैं, 12 × 24, 24 हाइड्रोजन एटम में से 12 हाइड्रोजन एटम्स चले जाते हैं कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में, H12 12 हाइड्रोजन, और फिर 12 हाइड्रोजन एटम्स चले जाते हैं जल के निर्माण में, यानी 6 × 12 हाइड्रोजन। अब इसमें जल के अणुओं में 12 जल के अणुओं में कितने ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो आप देखेंगे 12 ऑक्सीजन एटम्स में, जो कि चले जाते हैं ऑक्सीजन गैस के फॉर्मेशन में, यानी 6 × 12 ऑक्सीजन। तो ये था कंप्लीट प्रकाश संश्लेषण का रिएक्शन। अब क्रिया, जिसमें अगर आप देखें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है, जल का ऑक्सीकरण होता है और उससे क्या बनता है, जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन का निर्माण होता है, ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है, याद रखेंगे।
ठीक है। जल के ऑक्सीकरण से प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है और साथ ही साथ इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और इससे क्या निर्माण होता है, शर्करा का निर्माण होता है यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। ठीक, याद करिए कि प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में जल का ऑक्सीकरण होता है जिससे ऑक्सीजन गैस का निर्माण होता है और प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है और इससे शर्करा यानी कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। अब आप देख रहे हैं एक ऐसा रिएक्शन जिसमें ऑक्सीकरण भी हो रहा है और अपचयन भी हो रहा है, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी अभिक्रिया है, रिडॉक्स अभिक्रिया है, यानी इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों का दोनों होता है। तो आप क्या लिख सकते हैं कि प्रकाश संश्लेषण एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन व अपचयन यानी रिडक्शन दोनों का दोनों होता है, रिडक्शन दोनों होता है। अर्थात प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या है, यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है, यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। ठीक है, यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है जो दो चरणों में संपन्न होता है, जो दो चरणों में संपन्न होता है, दो चरणों में संपन्न होता है। याद करिए, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है, अर्थात हम इसे रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, यानी एक रिडॉक्स अभिक्रिया है और इसमें जल का ऑक्सीकरण होता है और कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन होता है। इसके ये दो चरणों में संपन्न होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया दो चरणों में संपन्न होता है। कौन कौन से याद रखेंगे, प्रकाशीय अभिक्रिया जिसे हम प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और दूसरा होता है प्रकाश, ऐसे लिखेंगे, रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया, रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया, या इसे हम जैव संश्लेषी प्रावस्था भी कहते हैं या अवस्था भी कह सकते हैं, प्रावस्था नहीं अवस्था, या इसे एक और नाम से जानते हैं ब्लैकमैन रिएक्शन, ब्लैकमैन अभिक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, ब्लैकमैन अभिक्रिया। ठीक है, याद करिए, प्रकाश संश्लेषण एक रिडॉक्स अभिक्रिया है जो दो चरणों में संपन्न होता है, प्रकाशीय अभिक्रिया और रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया या जैव संश्लेषी अवस्था या ब्लैकमैन अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, लाइट रिएक्शन। और आपको पता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ पर होता है, लाइट रिएक्शन होता है हरित लवक के ग्रैना की झिल्लियों में यानी ग्रैना में। रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया यानी इसे हम क्या कहते हैं, केमिकल डार्क रिएक्शन, या इसे हम जैव संश्लेषी भी कहते हैं यानी बायोसिंथेटिक फेज, या फिर हम इसे ब्लैकमैन्स रिएक्शन भी कह सकते हैं। ये कहाँ पर होता है, स्ट्रोमा में होता है, हरित लवक के स्ट्रोमा भाग में होता है। ठीक, सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रकाशीय अभिक्रिया को और फिर हम पढ़ेंगे रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया या जैव संश्लेषी अवस्था या ब्लैकमैन अभिक्रिया। चलिए शुरू करते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया को। तो इससे पहले कुछ बातें यहाँ तक लिख लीजिए। आप हेडिंग डालेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि और इसमें लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में जल के ऑक्सीकरण से ऑक्सीजन मुक्त होती है तथा कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से शर्करा या कार्बोहाइड्रेट बनता है। ये कंप्लीट आप रिएक्शन नोट करेंगे। फिर अगले लाइन से लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों होता है, अर्थात यह एक रिडॉक्स अभिक्रिया है जो दो चरणों में संपन्न होता है। पहला प्रकाशीय अभिक्रिया, दूसरा रासायनिक प्रकाशहीन अभिक्रिया या जैव संश्लेषी अवस्था या ब्लैकमैन अभिक्रिया। ठीक है, इतना आपने लिख लिया, याद भी हो गया होगा। अब आते हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया।
पहला आता है प्रकाशीय अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन। प्रकाशीय अभिक्रिया में हम देखेंगे सबसे पहले होता क्या क्या चीज़ें हैं। तो प्रकाशीय अभिक्रिया में होता है प्रकाश का अवशोषण, यानी प्रकाश अवशोषण होता है। साथ ही साथ इसमें जल का विघटन होता है, यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। उसके बाद ऑक्सीजन गैस भी इसी अवस्था में मुक्त होती है, ऑक्सीजन निष्कर्षण। याद करते चलिए कि प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, जल का विघटन होता है, ऑक्सीजन निष्कर्षण होता है और उच्च ऊर्जा माध्यमिकों जैसे ATP व NADPH का निर्माण होता है, ठीक है। याद रखिए प्रकाशीय अभिक्रिया में मैंने बताया था कि प्रकाशीय अभिक्रिया में मुख्य उत्पाद क्या बनता है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया में आपको बताया गया था कि ATP और NADPH बनता है और फिर इसी का प्रयोग ATP और NADPH का ही प्रयोग आप प्रकाशीय अभिक्रिया में करते हैं और उसके दौरान कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है। तो याद करिए कि प्रकाशीय अभिक्रिया में जो मुख्य चरण हैं वो है प्रकाश का अवशोषण होता है, इसमें फिर जल का विघटन होता है, ऑक्सीजन निष्कर्षण होता है, उच्च ऊर्जा माध्यमिकों जैसे ATP और NADPH का निर्माण होता है। और प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ पर होती है। तो प्रकाशीय अभिक्रिया होती है ग्रहणा में, ठीक है। और इस प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए क्या ज़रूरी है, प्रकाश अनिवार्य है। अगर प्रकाश नहीं है तो प्रकाशीय अभिक्रिया संपन्न नहीं होती है। इसीलिए प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय अभिक्रिया को पहला चरण दिया गया है। पहला चरण अगर प्रकाश नहीं है तो प्रकाशीय अभिक्रिया नहीं होगी, प्रकाशीय अभिक्रिया नहीं होगी तो दूसरा वाला जो अप्रकाशीय अभिक्रिया वो भी नहीं होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण के लिए दोनों चरण आवश्यक हैं। इसमें पहला चरण प्रकाश की उपस्थिति में होता है, यानी अगर प्रकाश है तो ही प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी, अगर अंधकार है तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया नहीं होती। अब एक बार ये भी समझ में आता है कि कोई ज़रूरी है कि पौधे को सूर्य का प्रकाश ही मिले। क्या सामान्य लाइट में, सामान्य प्रकाश बल्ब में पौधा नहीं उग सकता है? बिल्कुल, प्रकाश के सामान्य बल्ब से निकले हुए प्रकाश में भी पौधा प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करेगा, लेकिन उतनी उच्च दर से नहीं कर पाता जितनी उच्च दर से ये प्रकाश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में करता है। तो ऐसा नहीं है, आप यह कह सकते हैं कि बल्ब की प्रकाश में भी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करते हैं, लेकिन तीव्रता बहुत कम होती है। तो ये था प्रकाशीय अभिक्रिया में। प्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? ग्रहणा में। इसके लिए प्रकाश अनिवार्य है। ये 5 चीज़ें होती हैं। अब आइए इसको हम समझाते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया को हरित लवक के अंदर की कैसे कैसे होता है। ये है हरित लवक, जो कि डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। ये होता है आउटर मेम्ब्रेन, ये होता है इनर मेम्ब्रेन। इसके अंदर होता है ग्रैना, थैलाकॉइड से बनी हुई, ढेर सारे थैलाकॉइड के समूह से बनी हुई ग्रैना होता है। ये क्या है? ग्रैना है। ये जो बना रहे हैं एक थैलाकॉइड, ये एक थैलाकॉइड, लेकिन थैलाकॉइड के समूह को क्या कहते हैं? ग्रैना कहते हैं। इसी को हम जूम करके देखेंगे। इस एक थैलाकॉइड को हम जूम करके देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो चूंकि थैलाकॉइड है, इसमें ज़रूर मेम्ब्रेन होगा। थैलाकॉइड के ही झिल्लियों पर प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं, जिसके द्वारा प्रकाश का अवशोषण होता है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में। प्रकाश संश्लेषी वर्णक के बारे में आपको ये भी बताया कि प्रकाश संश्लेषी वर्णक मुख्य रूप से कौन से होते हैं? क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल
कैरोटीनॉइड्स, ये सब आपको बताएं। इसमें अब ये भी जानेंगे कि क्लोरोफिल ए के भी बहुत टाइप होते हैं, A660, A670, A680, A690, A700। ये क्यों लगता है इनके आगे 660, 670? यानी क्लोरोफिल ए कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही प्रकार के तरंग दैर्ध्य का अवशोषण करे। मैंने बताया ना कि क्लोरोफिल ए 660 से लेकर 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश किरणों का अवशोषण कर सकते हैं। तो अगर क्लोरोफिल ए के आगे 660 लगाए तो यानी एक ऐसा क्लोरोफिल ए जो 660 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाली किरणों का अवशोषण करता है। समझ में आया? 670 A670 लिखा हुआ है, तो यानी क्या, इसका क्या मतलब हुआ कि क्लोरोफिल ए का एक ऐसा अणु जो 670 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाले प्रकाश किरणों का अवशोषण करता है। अगर लिखा हुआ है कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल अभी नहीं लिखा है, क्या लिखा है? A680, तो इसका मतलब आप समझ जाइए कि A680 का मतलब हुआ क्लोरोफिल का एक ऐसा, क्लोरोफिल ए का एक ऐसा अणु जो 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों का अवशोषण करता है। क्योंकि जितने भी प्रकाश किरणें हैं उनके अलग अलग तरंग दैर्ध्य हैं और उनको अलग अलग तरंग दैर्ध्य के प्रकाश किरणों का अवशोषण करने के लिए अलग अलग प्रकार के क्लोरोफिल पाए जाते हैं। क्लोरोफिल ए में भी 660, 670, 680, 690, 700, ऐसे ही बी में भी होता है 620, 630, 640। इस तरह से अलग अलग प्रकाश तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करने वाले यहाँ पर क्लोरोफिल के अणु पाए जाते हैं। ये जो क्लोरोफिल के अणु होते हैं ये कहाँ पाए जाते हैं? ये सभी वर्णक क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जैंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स, ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब पाए जाते हैं इन्हीं थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन्स में। अगर हम इसी थैलाकॉइड मेम्ब्रेन को यहाँ पर हम जूम करके दिखाएं और बड़ा करके, हम बना रहे हैं एक सिंगल थैलाकॉइड। ठीक है, ये हो गया एक थैलाकॉइड। ठीक है, ये एक थैलाकॉइड हो गया, यही भाग। तो थैलाकॉइड में मेम्ब्रेन होगा, यानी इसकी भी अपनी एक झिल्ली होगी। और आपको पता है कि झिल्लियाँ किसकी बनी होती हैं? झिल्लियाँ बनी होती हैं लिपिड बाइलेयर, यानी लिपिड अणुओं के 2 लेयर से बनी होती हैं। यानी एक लिपिड का लेयर इधर बाहर की तरफ होता है, एक लिपिड का लेयर बाहर की तरफ, और एक लिपिड का लेयर कहाँ होता है? अंदर की तरफ। इसको समझिएगा, ये थैलाकॉइड का मेम्ब्रेन है, थैलाकॉइड की झिल्ली है। और झिल्लियाँ हमेशा किसकी बनी होती हैं? लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन से मिलकर बनी होती हैं। तो लिपिड बाइलेयर में एक लिपिड का लेयर बाहर की तरफ होता है और एक लिपिड का लेयर अंदर की तरफ होता है, और जगह जगह पर प्रोटीन्स पाए जाते हैं। अभी हम मिटा कर बना देते हैं यहाँ पर, ये तुमने ऐसे सिर्फ बना दिया। अब प्रोटीन के साथ साथ यहाँ पर हरित लवक में, थैलाकॉइड में प्रोटीन के साथ साथ ये वर्णक भी पाए जाते हैं। ठीक, ये क्या है? ये किसके अणु हैं? लिपिड के अणु हैं। लिपिड बाइलेयर, 2 लेयर होता है लिपिड का। कोई कन्फ्यूज़न ना रह जाए इसलिए हम पूरी तरीके से इसको बना के आपको बता रहे हैं। ये उसकी टेल्स होती हैं लिपिड की। हर एक लिपिड में 2 टेल्स, जैसा कि आपको कोशिका वाले चैप्टर्स में बताया गया है। अभी तो हम यहाँ पर सिर्फ लिपिड के बाइलेयर्स बनाए, जगह जगह पे प्रोटीन अभी नहीं बनाए, अभी बनाते हैं। बस ये चीज़ आपको समझना चाहिए कि लिपिड में बाइलेयर इस तरह से होते हैं। पूरा का पूरा प्रकाश संश्लेषण की जो प्रकाशीय क्रिया है वो इसी पर संपन्न होती है। ठीक, ये एक थैलाकॉइड हो गया।
ठीक, इसी तरीके से सारे यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, सब जगह यही चीज़ें होती हैं जो आपको यहाँ पर बना के दिखाया हूँ। अब यहाँ पर जगह जगह पर क्या होता है, जगह जगह पर ये जो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ज़ैंथोफिल और कैरोटीनॉइड्स, ये सब एक समूह बनाते हैं, समूह बनाकर इन्हीं झिल्लियों पर पाए जाते हैं। ठीक है, इन्हीं झिल्लियों पर ये पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे कि जो वर्णक होते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक, प्रकाश संश्लेषी वर्णक ग्रैना की झिल्लियों पर समूह के रूप में पाए जाते हैं। ग्रैना की झिल्लियों पर समूह के रूप में पाए जाते हैं और समूह के रूप में ये बनाते हैं एक ऐसा सिस्टम। देखिए, ये है क्लोरोफिल ए, मान लो क्लोरोफिल ए 660 है, 670 है, 680 है। ये मान लो क्लोरोफिल बी है, ये कैरोटीनॉइड है, ये ज़ैंथोफिल है, ये कैरोटीनॉइड है। क्लोरोफिल ए, बी के ज़ैंथोफिल, कैरोटीनॉइड, ये सब ऐसे बिखरे होते हैं। हजारों अणु आपस में एक समूह बनाते हैं और समूह बनाते हैं जिसमें एक जो क्लोरोफिल का अणु होता है वो बीच में मुख्य रूप से ऐसे बैठा होता है। तो इस पूरे सिस्टम को जब हजारों प्रकाश संश्लेषी वर्णक अणु एक समूह बनाकर व्यवस्थित होते हैं और उसमें एक क्लोरोफिल ए का अणु बीच में कोर पर पाया जाता है, भीतरी भाग में पाया जाता है, जो प्रतिक्रिया केंद्र का या रिएक्शन सेंटर का काम करता है। इस पूरे सिस्टम को वहाँ पर क्या कहते हैं, LHC यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, जहाँ पर लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में आप अगर देखेंगे तो जो अणु प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं उन्हें हम एंटीना पिगमेंट मॉलिक्यूल कहते हैं, यानी एंटीना अणु कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि यही सब जो अणु होते हैं, P680, P670, ये सब अणु यहाँ पर हैं। ये 680 है, 660 है, 670 है, क्लोरोफिल बी है, ज़ैंथोफिल है, ये हैं। तो ये सब मिलकर ऐसे आपस में एक समूह बना लेते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स, या इसे हम LHC कहते हैं। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स में अगर आप देखेंगे तो बीचों बीच एक ऐसा अणु होता है, क्लोरोफिल ए का ही अणु होगा हमेशा, बीच में क्लोरोफिल ए का अणु होगा जो वहाँ पर रिएक्शन सेंटर यानी प्रतिक्रिया केंद्र का काम करता है, प्रतिक्रिया केंद्र का काम करता है। तो इस पूरे सिस्टम को कहा जाता है फोटो सिस्टम। फोटो सिस्टम क्यों कहते हैं फोटो सिस्टम, क्योंकि फोटो सिस्टम का काम क्या होता है, प्रकाश किरणों का अवशोषण करना। अब जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, तो इस पर जो पड़ने वाला प्रकाश है उनको यही प्रकाश को अवशोषित करेंगे। क्लोरोफिल ए 660, 670, 680 ये अलग अलग तरंगदैर्घ्य की प्रकाश किरणों का अवशोषण करेंगी और अवशोषित करके इन्हें कहाँ भेज देती हैं, प्रतिक्रिया केंद्र यानी रिएक्शन सेंटर पर। देखिए यहाँ पर मान लेते हैं कि ये क्या है, मान लेते हैं कि ये है क्लोरोफिल ए 660, क्लोरोफिल ए 660 है, ये 670 है, क्लोरोफिल ए 670, ये मान लो क्लोरोफिल बी है, ये मान लो क्लोरोफिल 680 है, मान लो ये ज़ैंथोफिल है, ठीक है, ज़ैंथोफिल है, मान लो ये कैरोटीनॉइड है, मान लो ये क्लोरोफिल ए 670 फिर आ गए, मान लो ये 690 हैं। इधर भी देखें तो क्लोरोफिल ए मान लो 660 है, ये मान लो क्लोरोफिल बी 630 है, मान लो क्लोरोफिल बी 640 है, मान लो कि क्लोरोफिल ए 700 है, मान लो क्लोरोफिल ए 680 है। तो अलग अलग जो तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं, इनका एक समूह पाया जाता है और ये समूह लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स यानी LHC का निर्माण करता है। और इस LHC में जो भिन्न भिन्न अणु होते हैं जो अलग अलग प्रकाश तरंगदैर्घ्य की किरणों का अवशोषण करते हैं, उन्हें हम एंटीना अणु कहते हैं। यानी ये सब क्या है, एंटीना अणु, एंटीना अणु। इनके बीचों बीच एक प्रकार क्लोरोफिल ए का एक ऐसा अणु होता है जो रिएक्शन सेंटर का कार्य करता है, यानी प्रतिक्रिया केंद्र का कार्य करता है। यही मुख्य होता है, प्रतिक्रिया केंद्र का कार्य करता है। अब प्रतिक्रिया केंद्र के प्रकार के हिसाब से फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकेंड होता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में अगर आप देखें तो फोटो सिस्टम फर्स्ट में प्रतिक्रिया केंद्र यानी रिएक्शन सेंटर के रूप में काम करता है क्लोरोफिल ए 700, क्लोरोफिल ए 700 प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में
प्रतिक्रिया केंद्र यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट में प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में जो काम करता है वो है क्लोरोफिल A700। यानी क्लोरोफिल ए का ऐसा अणु जो 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य की किरणों को, प्रकाश किरणों को अवशोषण करता है। इसे हम P700 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि फोटो सिस्टम फर्स्ट को हम शॉर्ट फॉर्म में PS फर्स्ट भी कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि PS फर्स्ट में, याद करिए, फोटो सिस्टम फर्स्ट में प्रतिक्रिया केंद्र कौन होता है? क्लोरोफिल A700। याद हुआ? प्रतिक्रिया केंद्र कौन होता है PS फर्स्ट में? क्लोरोफिल A700। PS सेकंड भी सेम वही है। फोटो सिस्टम सेकंड यहाँ पर जो बनाया गया वो भी सेम ऐसे ही होता है। ढेर सारे प्रकाश किरणों का अवशोषण करने वाले वर्णक पाए जाते हैं, इनका समूह पाया जाता है। बीच में एक क्लोरोफिल ए का एक ऐसा अणु होता है जो PS सेकंड में 680 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली किरणों का अवशोषण करता है और वो यहाँ पर रिएक्शन सेंटर यानी प्रतिक्रिया केंद्र का कार्य करता है। अंतर क्या हुआ PS फर्स्ट और PS सेकंड में? केवल रिएक्शन सेंटर अलग होते हैं, बाकी सारे सिस्टम वही होते हैं। बाकी वहाँ पर भी हजारों वर्णक होते हैं जो प्रकाश की किरणों का अवशोषण करते हैं और प्रतिक्रिया केंद्र को भेजते हैं। याद हुआ कि फोटो सिस्टम क्या होता है? फोटो सिस्टम प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का एक समूह है जो प्रकाश किरणों का अवशोषण करके प्रतिक्रिया केंद्र को भेजता है। फोटो सिस्टम फर्स्ट में प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में क्लोरोफिल A700 होता है, जिसे हम P700 से भी रिप्रेजेंट करते हैं। फोटो सिस्टम सेकंड में प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का भी हजारों समूह होता है जो प्रकाश किरणों का अवशोषण करके प्रतिक्रिया केंद्र को भेजती हैं। फोटो सिस्टम सेकंड में प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में क्लोरोफिल A680 होता है, यानी इसे हम P680 भी कह सकते हैं। आपने क्या जाना? आपने जाना कि PS फर्स्ट में प्रतिक्रिया केंद्र कौन है? याद करिए, PS फर्स्ट में और PS सेकंड में प्रतिक्रिया केंद्र कौन है? तो PS फर्स्ट में प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में कौन कार्य करेगा? क्लोरोफिल A700, यानी क्लोरोफिल ए का ऐसा अणु जो 700 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य वाली किरणों का अवशोषण करता है। PS सेकंड में प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में कौन कार्य करता है? याद करिए, क्लोरोफिल A680। इन्हीं सब का खेल है, खूब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहाँ से। समझ में आया? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स क्या होता है? लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स कहिए चाहे फोटो सिस्टम कहिए, बात एक ही है। लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटो सिस्टम क्या होता है? प्रकाश संश्लेषी वर्णकों का एक समूह होता है जिसमें ढेर सारे प्रकाश संश्लेषी वर्णक वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके प्रतिक्रिया केंद्र को भेजते हैं। PS फर्स्ट में प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में क्लोरोफिल A700 होता है। PS सेकंड में प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में क्लोरोफिल A680 होता है। अब ये दो मेन अणु होते हैं जो प्रतिक्रिया केंद्र का कार्य करते हैं, और एक प्रतिक्रिया केंद्र के बाद जो अणु होते हैं, ये सब अणु जो प्रकाश किरणों का सिर्फ अवशोषण करते हैं और प्रतिक्रिया केंद्र को भेजते हैं, यही सब अणु क्या कहलाते हैं? एंटीना अणु कहलाते हैं। एंटीना जैसे होता है ना टीवी का एंटीना, एंटीना क्या करता है? सिग्नल को रिसीव करता है और टीवी को भेजता है। तो यहाँ पर भी वही है, यहाँ पर एंटीना का काम कर रहे हैं, सिग्नल को रिसीव कर रहे हैं, यानी प्रकाश किरणों का रिसीव कर रहे हैं और कहाँ भेज रहे हैं? रिएक्शन सेंटर पर। कार्य इनको करना है, लेकिन ये सब क्या कर रहे हैं? प्रकाश को अवशोषित करके इनको भेज रहे हैं। जब बहुत सारा प्रकाश अवशोषित करके इनको भेजते हैं तो क्लोरोफिल A700 क्या हो जाते हैं? एक्साइटेड हो जाते हैं, उत्तेजित हो जाता है। इनका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर नाभिक से दूर चला जाता है और फिर उसको कोई आसपास का दूसरा अणु उस इलेक्ट्रॉन को पकड़ लेता है। यही सब चीज़ें होती हैं, अभी आगे आपको बताया जाएगा। सेम इसी तरीके से यहाँ पर भी होता है। ये जो चीज़ें आपको बताई गई हैं फोटो सिस्टम फर्स्ट में, फोटोन यानी प्रकाश किरणें आती हैं, ये सारे। अब देखिए, हम सिर्फ एक पर बनाए तो इसका मतलब ये नहीं कि फोटोन सिर्फ एक ही अणु पे पड़ता है। इन पे भी पड़ेगा, इन पे भी पड़ेगा, इन पे भी, सब पे पड़ेगा, इन पे भी पड़ेगा। तो ये सभी प्रकाश को अवशोषित करती हैं और इसकी ऊर्जा को ट्रांसफ़र करती हैं एक दूसरे में और फिर भेज देती हैं सीधे प्रतिक्रिया केंद्र में। ठीक है, ये भी प्रकाश किरणों का अवशोषण करते हैं और उस ऊर्जा को भेज देते हैं प्रतिक्रिया केंद्र में, जिससे प्रतिक्रिया केंद्र क्या होती है? उत्तेजित हो जाती है और उत्तेजित होकर इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है और इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही एक्सेप्ट करता है। अब इसमें भी अलग होता है। PS फर्स्ट में इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ग्रहण करने वाला अणु अलग है। PS सेकंड में भी वही होता है कि प्रकाश किरणों का अवशोषण होता है और इसकी ऊर्जा को भेज दिया जाता है क्लोरोफिल A680 में, यानी रिएक्शन सेंटर प्रतिक्रिया केंद्र में। इससे क्लोरोफिल A680 का अणु एक्साइटेड हो जाता है, इलेक्ट्रॉन इसकी उत्तेजित हो जाती हैं, इसके इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर नाभिक से दूर चला जाता है और इस इलेक्ट्रॉन को भी सबसे पहले प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर यानी PEA इसको ग्रहण करता है। अब PS सेकंड में भी पहला इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने वाला अणु भी अलग होता है, अभी आपको आगे बताया जाएगा। सिर्फ आप सिस्टम अभी समझिए कि इसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ चला जाता है।
तो ये सारी चीज़ें फोटो सिस्टम के अंतर्गत होती हैं। अब ये जो फोटो सिस्टम है ये कहाँ पाए जाते हैं, ये यहीं पर हमने बना दिया। ये मान लेते हैं क्या है, PS सेकंड, क्योंकि PS सेकंड सबसे पहले काम करता है। ये है PS सेकंड, समझ में आया क्या है ये PS सेकंड। PS सेकंड में ये क्या है, बीच वाला रिएक्शन सेंटर, और रिएक्शन सेंटर में PS सेकंड में क्या कार्य करेगा, A680 काम करेगा। अब यहाँ पर जगह जगह कुछ और भी चीज़ें पाई जाती हैं, उनको भी ध्यान रखेंगे। यहाँ पर पाया जाता है फियोफाइटिन, PEO लिख देते हैं फियोफाइटिन। फिर इसमें बाहर की तरफ पाया जाता है फियोफाइटिन के बाद प्लास्टोक्यूनोन, और फिर यहाँ पर पाया जाता है साइटोक्रोम B6, इसको हम यहाँ पर ऐसे सिर्फ लिख देते हैं, अभी आपको लिखवा देते हैं। ये है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स, ठीक। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में 2 साइटोक्रोम काम करते हैं, इसीलिए इसे हम B6 एंड F कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं। इसमें साइटोक्रोम B6 काम करता है और इसमें साइटोक्रोम F ये भी काम करता है, 2 साइटोक्रोम काम करते हैं। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में आयरन मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, इसी कारण इसका रंग लाल होता है। ये सब बातें याद रखनी चाहिए, पूछा जा सकता है। इसके बाद आता है एक मोबाइल कैरियर, जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करता है, PC यानी प्लास्टोसाइनिन, ठीक है। प्लास्टोसाइनिन का रंग नीला होता है, क्यों, क्योंकि इसमें होता है कॉपर। और उसके बाद होता है यहाँ पर PS फर्स्ट, ठीक है, PS फर्स्ट। अब PS फर्स्ट में क्या है, रिएक्शन सेंटर, जहां पर क्या करेगा, P700। बात समझ में आई। ये जो आपको बताया गया प्रतिक्रिया केंद्र, ये सब कहाँ पाए जाते हैं, ये प्रतिक्रिया केंद्र वगैरह ये सब थैलाकॉइड की झिल्ली पर पाए जाते हैं, थैलाकॉइड के झिल्ली पर पाए जाते हैं। पहले PS फर्स्ट काम करता है, PS फर्स्ट से इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन में, फिर प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में जाता है, फिर PC में जाता है, और फिर रिएक्शन सेंटर यानी PS फर्स्ट में जाता है। और इसी दौरान क्या बनता है, उच्च ऊर्जा अणु ATP एंड NADPH। अब इसको हम मिटा देते हैं। अब थोड़ा बात है मैं बोल दे रहा हूँ, आप लिख लीजिए हेडिंग डाल के। आपने लिखा प्रकाशीय अभिक्रिया, हेडिंग डाला था, आप इसमें लिखेंगे कि प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण, जल का विघटन, ऑक्सीजन निष्कर्षण तथा ऑक्सीजन का निष्कर्षण तथा उच्च ऊर्जा अणु ATP और NADPH का निर्माण शामिल है। और फिर लिखेंगे प्रकाशीय अभिक्रिया के लिए प्रकाश अनिवार्य होता है। इतना लिखने के बाद आप इस फिगर को नोट कर लेंगे। और फिर अभी हम आपको लिखवा देते हैं कि फोटो सिस्टम क्या होता है। फिलहाल अब हम समझेंगे प्रकाशीय अभिक्रिया कैसे होती है। आपने ये चीज़ जाना कि प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, और इसका आपने समझा कि प्रकाश का अवशोषण कैसे होता है। प्रकाश का अवशोषण होता है फोटो सिस्टम के माध्यम से, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड के माध्यम से। फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट के माध्यम से प्रकाश का अवशोषण होता है, यानी जब इस पर प्रकाश पड़ता है तो ये प्रकाश इनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, इनके द्वारा अवशोषित कर ली जाती है प्रकाश को। और फिर इसमें जल का विघटन होता है, यह भी आपको बताते हैं कि जल का विघटन कैसे होता है। और फिर इसमें ऑक्सीजन का निष्कर्षण भी होता है, ये भी अभी आपको बताते हैं, ऑक्सीजन निष्कर्षण। और साथ में ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। चलिए, ये फिगर आपने बना लिया होगा। अब हम समझाते हैं प्रकाशीय अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र और जेड स्कीम क्या होता है। जब तक चीज़ें याद नहीं करेंगे तब तक ये प्रोसेस समझ में नहीं आएगा। तो चीज़ें जो लिखवाई गई हैं उन्हें याद करिए, पढ़िए बार बार, और फिर इसको समझिए, तभी ये चीज़ें
आसान हो जाएंगी। सबसे पहले क्या होता है, मैंने बताया कि PS सेकंड कार्य करता है। PS सेकंड सबसे पहले काम करता है। PS सेकंड में अगर आप देखें तो इसमें एक रिएक्शन सेंटर होता है जो होता है P680। याद हो गया होगा PS सेकंड का रिएक्शन सेंटर कौन है, P680। इसके साथ में अगल बगल मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं, जो क्या करते हैं, प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और कहाँ भेज देते हैं, रिएक्शन सेंटर पर। ये फोटोन का अवशोषण करते हैं और इस फोटोन की ऊर्जा को एक दूसरे से होते हुए फिर रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं, रिएक्शन सेंटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जब प्रकाश ऊर्जा, ये प्रकाश संश्लेषी वर्णक प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करके रिएक्शन सेंटर P680 को भेजते हैं, इससे क्लोरोफिल A, ये P680 क्या है, P680 क्या है, क्लोरोफिल A680 है ना। तो प्रकाश ऊर्जा के कारण क्लोरोफिल A680 में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है। यानी पहले क्या होगा, क्लोरोफिल A680 यानी P680 का अणु जो है वो उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित को हम स्टार से बना देते हैं और उत्तेजित होकर ये अपने इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देता है, अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफ़र कर देता है एक प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही फियोफाइटिन को। ठीक है, PHEO लिखे हैं, इसको पूरा ऐसे लिखेंगे फियोफाइटिन। हिंदी में आप भी लिख सकते हैं फियोफाइटिन ऐसे, फियोफाइटिन। पहले आप याद करेंगे, समझेंगे, फिर लिखेंगे भी। आप याद करेंगे कि जब PS सेकंड में आसपास के प्रकाश संश्लेषी वर्णक प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके प्रतिक्रिया केंद्र को भेजते हैं, तो प्रतिक्रिया केंद्र यानी क्लोरोफिल A680 उत्तेजित हो जाती है और उत्तेजित होने पर इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर चला जाता है। और जब ये इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर होकर निकल जाता है इस अणु से, तो इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ग्रहण करता है फियोफाइटिन। ठीक है, फियोफाइटिन से ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है प्लास्टोक्यूनोन पर। ठीक है, यहाँ पर समझिएगा, यहाँ से P680 से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हुआ, फियोफाइटिन के पास गया, फियोफाइटिन से कहाँ गया, ये प्लास्टोक्यूनोन में गया इलेक्ट्रॉन, और प्लास्टोक्यूनोन से ये इलेक्ट्रॉन जाता है फिर साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला गया। अब ये इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से होता है तो फिर ये जाता है प्लास्टोसाइनिन में। ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है प्लास्टोसाइनिन में। प्लास्टोसाइनिन से ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है PS फर्स्ट में। और वही चीज़ कि PS फर्स्ट के आसपास भी क्या है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं और वो भी प्रकाश का अवशोषण कर रही हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक यहाँ पर है, ये भी प्रकाश का अवशोषण कर रही हैं। और PS फर्स्ट में जो प्रतिक्रिया केंद्र है वो P700 कहलाता है, यानी ये क्या है, क्लोरोफिल A700, क्लोरोफिल A700, यानी ये क्लोरोफिल A का ऐसा अणु है जो 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश कणों का अवशोषण करते हैं। अब यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन प्लास्टोसाइनिन से आ तो जाता है, लेकिन अब ये खुद ही, पहली बात तो ये इनके पास भी क्या है, प्रकाश संश्लेषी वर्णक है, ये भी फोटोन का अवशोषण करते हैं। ये फोटोन का अवशोषण करते हैं, ऊर्जा को भेजते हैं यहाँ से फिर P780 में। तो जब इसे खुद ही प्रकाश ऊर्जा मिलती है, प्रकाश ऊर्जा इसे खुद ही मिल रही है, PS फर्स्ट में P700 को प्रकाश ऊर्जा खुद ही मिल रही है, तो ये ऑटोमेटिक इन्हीं प्रकाश ऊर्जा से क्या हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है और उत्तेजित होकर अपने इलेक्ट्रॉन को नाभिक से दूर कर देता है। यानी स्टार का मतलब क्या है, उत्तेजित अवस्था। उत्तेजित अवस्था, ये सामान्य अवस्था थी, ये उत्तेजित अवस्था। जब प्रतिक्रिया केंद्र ऊर्जा को अवशोषित करके उत्तेजित हो जाते हैं, इसके इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चले जाते हैं। अब जब P700 यानी PS फर्स्ट से जब इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर निकलता है, तो इसे सबसे पहले जो ग्रहण करता है वो ग्रहण करता है फेरेडॉक्सिन। यानी यहाँ पर प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन से ये जाता है FNR में और फिर FNR से इसका प्रयोग होता है NADP प्लस से NADPH
प्लस H प्लस के फॉर्मेशन। ठीक है, बस यही है प्रकाशीय अभिक्रिया। एक बात आप फिर से हम इसको दोहरा रहे हैं, बार बार इसको समझना है कि सबसे पहले स्टार्ट होता है PS सेकंड से। PS सेकंड के आसपास जो PS सेकंड का रिएक्शन सेंटर है उसके आसपास प्रकाश संश्लेषी वर्णक पाए जाते हैं जो प्रकाश को अवशोषित करके प्रतिक्रिया केंद्र को भेज देते हैं, जिससे प्रतिक्रिया केंद्र उत्तेजित हो जाती है। यहाँ पर प्रतिक्रिया केंद्र P680 है। उत्तेजित अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल आता है और इलेक्ट्रॉन सबसे पहले ग्रहण करता है फियोफाइटिन। इसी के पास पाया जाता है फियोफाइटिन। फियोफाइटिन इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है और इस इलेक्ट्रॉन को फिर आगे भेज देता है प्लास्टोक्यूनोन पर। PQ का मतलब प्लास्टोक्यूनोन। प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में और माना जाता है कि जब ये B6F कॉम्प्लेक्स से होकर गुजरता है तो इसी दौरान ADP प्लस IP से ATP अणु का भी निर्माण होता है। ठीक है, बताएंगे भी आगे कैसे होता है। फिर ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F से चला जाता है प्लास्टोसाइनिन में। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन P700 में चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन का कोई प्रयोग यहाँ पर नहीं होता। फोटो सिस्टम सेकंड में इलेक्ट्रॉन का कोई प्रयोग नहीं है और इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाता है P700 में। लेकिन अभी P700 खुद ही अलग अलग प्रकार के प्रकाश संश्लेषी प्रकाश तरंगदैर्घ्य किरणों को अवशोषित करके उत्तेजित हो चुका है और इसका इलेक्ट्रॉन भी निकल चुका है। तो जब इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो इसके इलेक्ट्रॉन की पूर्ति कहाँ से हो जाती है? यहाँ से हो जाती है। यहाँ से जो इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया वो चला जाता है फेरेडॉक्सिन में और फेरेडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन चला जाता है FNR में और इसी FNR में इस इलेक्ट्रॉन का प्रयोग होता है और NADP प्लस से NADPH प्लस H प्लस का फॉर्मेशन होता है। ठीक, यही बताया गया था कि प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या बनता है? ATP और NADPH अणु का निर्माण होता है। अब यहाँ पर जो P700 से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उस इलेक्ट्रॉन की भरपूर्ति तो ये कर देता है, PS सेकंड कर देता है। PS सेकंड से जो इलेक्ट्रॉन आता है वो P700 को इलेक्ट्रॉन दे देता है जिससे इसकी भरपूर्ति हो जाती है। लेकिन इनका क्या हो? इनको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिले? ये अपना इलेक्ट्रॉन तो दे दिए इनको, क्लोरोफिल A700 को दे दिए, लेकिन अब इनका इलेक्ट्रॉन जो निकल के चला गया इसकी भरपूर्ति कौन करता है? तो इसकी भरपूर्ति करता है जल का अणु। जल का अणु टूट कर क्या बनाता है? 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन प्लस O2 गैस। समझ में आया? इसी को कहते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जल का अणु टूटता है और इससे 4 हाइड्रोजन एटम्स आयंस जिसे हम प्रोटॉन्स कह सकते हैं। प्रोटॉन्स 4 प्रोटॉन बनते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन बनते हैं और एक ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है। एक ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पर कमी हुई थी, इसने अपना इलेक्ट्रॉन तो दे दिया इनको ना, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया फियोफाइटिन में, फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन और होते हुए कहाँ चला गया? P700 में। तो इनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई। तो इनको इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिल जाता है? यहाँ से मिल जाता है। जल के विघटन से इलेक्ट्रॉन जो बनता है वो इनको मिल जाता है। यहाँ से इनकी भरपूर्ति हो जाती है और साथ ही साथ इसकी दौरान ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है। बस आपको बताया था कि प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, हो गया, प्रकाश का अवशोषण होता है। दूसरा जल का विघटन होता है, जल का विघटन हो गया। तीसरा ऑक्सीजन निष्कर्षण होता है, ऑक्सीजन गैस का निष्कर्षण हुआ। ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है, ATP और NADPH का फॉर्मेशन भी हो गया। अब यहाँ पर आप देखें तो इसका जो शेप है वो कैसा है? ऐसे है, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको उठा के ऐसे कर लो तो क्या कहलाता है? ऐसे। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? जेड स्कीम। अब इसको कहना चाहिए था N स्कीम, लेकिन पता नहीं क्यों जेड स्कीम कहते हैं। आइए इसी प्रक्रिया को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। PS सेकंड होता है थैलाकोइड की मेम्ब्रेन पर। प्लास्टोक्यूनोन कहाँ होता है? बाहर की तरफ। ठीक है, ये बाहर का स्तर है और ये अंदर का स्तर है। फियोफाइटिन इसी PS सेकंड के साथ लगा होता है। फियोफाइटिन प्लास्टोक्यूनोन बाहर की तरफ होता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स बीचों बीच होता है और फिर प्लास्टोसाइनिन अंदर की तरफ होता है और फिर यहाँ पर PS फर्स्ट कार्य करता है। ठीक है, PS फर्स्ट। इलेक्ट्रॉन PS सेकंड से निकलता है, फियोफाइटिन को जाता है, फियोफाइटिन से प्लास्टोक्यूनोन, प्लास्टोक्यूनोन से साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स और फिर PC से होता हुआ फिर ये PS फर्स्ट में चला जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी लगभग शेप ऐसे ही बनता है और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं? जेड स्कीम कहते हैं। तो ये था आपका
प्रकाश संश्लेषण में प्रकाशीय अभिक्रिया, समझ में आया? प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या चीज़ें होती हैं? प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है PS सेकेंड और PS फर्स्ट से, फिर जल का विघटन होता है जिससे इलेक्ट्रॉन जो रिलीज होते हैं वो PS सेकेंड को प्राप्त होते हैं और ऑक्सीजन गैस मुक्त होता है इस दौरान, और ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। फिर से मैं एक बार बताता हूँ, याद करिए। प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश का अवशोषण होता है, जल का विघटन होता है, ऑक्सीजन मुक्त होती है और ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। प्रकाशीय अभिक्रिया में प्रकाश संश्लेषी वर्णक के हजारों अणु आपस में एक समूह बनाते हैं जिसे हम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स या फोटोसिस्टम कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड। फोटोसिस्टम फर्स्ट में प्रकाश संश्लेषी वर्णक समूह में पाए जाते हैं जिनके बीचों बीच या भीतरी कोर पर एक क्लोरोफिल A700 क्लोरोफिल A700 का अणु प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करता है। फोटोसिस्टम फर्स्ट में प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में कौन कार्य करता है? क्लोरोफिल A700। फोटोसिस्टम सेकेंड में प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में कौन कार्य करता है? क्लोरोफिल A680। प्रकाशीय अभिक्रिया में सबसे पहले कार्य करता है फोटोसिस्टम सेकेंड यानी PS सेकेंड, और फिर कार्य करता है PS फर्स्ट यानी फोटोसिस्टम सेकेंड। अब इसको PS सेकेंड क्यों कहते हैं, इसको PS फर्स्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहले खोज इसकी हुई थी, फिर बाद में इसकी हुई थी, इसीलिए उल्टा हो गया। तो अब प्रकाशीय अभिक्रिया में क्या होता है कि जब प्रकाश संश्लेषी वर्णक प्रकाश किरणों का अवशोषण करते हैं तो ये प्रकाश को कहाँ भेज देते हैं? प्रतिक्रिया केंद्र में। PS सेकेंड में प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में 680 काम करता है। प्रकाश को अवशोषित करके क्लोरोफिल A680 का अणु उत्तेजित हो जाता है, इसका नाभिक केंद्र से दूर हो जाता है और इसका इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है। इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर हो जाता है यानी बाहर निकल आता है, तो इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ग्रहण करता है फियोफाइटिन। यानी अगर आपसे कोई पूछे कि प्रकाश फोटोसिस्टम सेकेंड में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, तो आप क्या कहेंगे कि PS सेकेंड में प्रथम, या इसे हम कहते हैं प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? तो PS फर्स्ट में प्रथम प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है? फियोफाइटिन। इसे हम शॉर्ट फॉर्म में PHEO से लिख देते हैं। तो फियोफाइटिन ग्रहण करता है इस इलेक्ट्रॉन को। इस इलेक्ट्रॉन को फियोफाइटिन भेज देता है प्लास्टोक्यूनोन में, PQ। प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन चला जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में। फिर ये इलेक्ट्रॉन जब ये साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से होकर गुजरता है, उसी दौरान ADP से और IP से मिलकर ATP का निर्माण होता है। IP मतलब इनऑर्गेनिक फास्फेट, ADP है, DP मतलब डाई यानी दो फास्फेट है, एक फास्फेट और जुड़ जाता है तो ट्राई यानी 3 फास्फेट अणु बन जाता है। यानी ADP से ATP का निर्माण होता है ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन थ्रू द साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स। तो इलेक्ट्रॉन जब साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से होकर जब गुजरता है तो इस माना जाता है कि ADP से ATP का निर्माण होता है। ये इलेक्ट्रॉन जाता है प्लास्टोसाइनिन में और प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन चला जाता है PS फर्स्ट में यानी P700 में। P700 के आसपास भी प्रकाश संश्लेषी वर्णक होते हैं जो प्रकाश ऊर्जा का अवशोषण करते हैं जिसके और जो ट्रांसफर कर देते हैं प्रतिक्रिया केंद्र यानी P700 में। तो इससे P700 क्या हो जाता है? उत्तेजित हो जाता है, इसका इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाता है और इसके इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले ग्रहण करता है फेरिडॉक्सिन। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि PS फर्स्ट में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, तो प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही PS फर्स्ट में कौन है? फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन याद करिए। फेरिडॉक्सिन से ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है FNR में। FNR से इलेक्ट्रॉन NADP प्लस में के द्वारा प्रयोग किया जाता है जिससे NADPH और H प्लस का फॉर्मेशन होता है। बस यही थी प्रकाश अभिक्रिया यानी लाइट रिएक्शन, जिसमें आपको बताया गया किस प्रकार से ATP और NADPH का फॉर्मेशन होता है। बस तो आप इसको हेडिंग डालेंगे, जितना आपको लिखवाया उतना आपने लिखा, और उसके बाद 2 फिगर बनाया होगा फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड का। अब अगली लाइन से आप हेडिंग लिखेंगे, यहाँ प्रकाश संश्लेषी वर्णक 2 सुस्पष्ट लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स जिन्हें फोटोसिस्टम फर्स्ट और फोटोसिस्टम सेकेंड कहते हैं में गठित होता है। लिखेंगे LHC यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन से आबद्ध यानी प्रोटीन के साथ जुड़े हुए हजारों वर्णक अणुओं से बने होते हैं। आगे लिखेंगे प्रत्येक फोटोसिस्टम में सभी वर्णक जैसे क्लोरोफिल A, क्लोरोफिल B, जैंथोफिल, कैरोटीनाइड आदि पाए जाते हैं जो विभिन्न तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों का अवशोषण करने के लिए
एंटीनी का कार्य करते हैं। यहाँ पर एंटीना को एंटीनी भी कह सकते हैं, तो एंटीनी का कार्य करते हैं तथा LHC यानी लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करते हैं। आगे लिखेंगे कि इसके अतिरिक्त प्रत्येक फोटो सिस्टम में क्लोरोफिल ए का एक अणु कोर या भीतरी भाग में स्थित होता है और प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करता है। आगे लिखेंगे कि विभिन्न एंटीना अणु प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके प्रतिक्रिया केंद्र को स्थानांतरित करते रहते हैं। अब आप इसमें हेडिंग डाल के लिखेंगे। सबसे पहला हेडिंग फोटो सिस्टम फर्स्ट। हेडिंग डाल के आप लिखेंगे पहले फोटो सिस्टम फर्स्ट। लिखेंगे PS फर्स्ट में क्लोरोफिल A700 कैसे लिखेंगे? क्लोरोफिल A700 ऐसे नीचे लिखेंगे। क्लोरोफिल A700 प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में कार्य करता है तथा 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों का अवशोषण करता है, इसलिए इसे क्लोरोफिल A700 या P700 से निरूपित करते हैं। आगे लिखेंगे इसके अतिरिक्त PS फर्स्ट में यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट में विभिन्न तरंगदैर्ध्य की प्रकाश किरणों का अवशोषण करने वाले अणु जैसे क्लोरोफिल A660, A670, A680, A690, क्लोरोफिल B एवं कैरोटीनॉइड्स आदि मिलते हैं जो एंटीनी के रूप में कार्य करते हैं और प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके प्रतिक्रिया केंद्र यानी P700 को भेजते हैं यानी स्थानांतरित करते हैं। अब यहाँ पर जो PS फर्स्ट का फोटो बनाए हुए थे पिक उसको बना लीजिएगा। अब आप हेडिंग डालेंगे PS सेकंड यानी फोटो सिस्टम सेकंड। PS सेकंड में लिखेंगे कि PS सेकंड में प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में क्लोरोफिल A680 कार्य करता है। यह 680 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों का अवशोषण करता है और अतः इसे हम क्लोरोफिल A680 या P680 से निरूपित करते हैं या प्रदर्शित करते हैं। इसके अतिरिक्त फोटो सिस्टम सेकंड में यानी PS सेकंड में भी विभिन्न तरंगदैर्ध्य प्रकाश किरणों को अवशोषित करने वाले प्रकाश संश्लेषी वर्णक जैसे क्लोरोफिल A660, A670, A680, A690, क्लोरोफिल B, कैरोटीनॉइड आदि मिलते हैं जो एंटीनी का कार्य करते हैं और प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके प्रतिक्रिया केंद्र यानी यहाँ पर क्या लिखेंगे A680 या P680 को स्थानांतरित करते हैं। फिर आप PS सेकंड वाला जो आपको फोटो बनाया गया था इससे पहले वहाँ पर वो बना लीजिएगा फोटो सिस्टम सेकंड का फिगर। अब आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र यानी वाह। हेडिंग डालेंगे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र व फोटो सिस्टम फर्स्ट तथा सेकंड की क्रियाविधि। ठीक है, जो आपको यही समझाया गया, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है और यहाँ पर फोटो सिस्टम सेकंड और फोटो सिस्टम फर्स्ट की क्रियाविधि जैसे जैसे वो कार्य करता है। तो आपको बताया क्या बताया कि फोटो सिस्टम सेकंड कैसे कार्य करता है। आसपास की जो इसके प्रकाश संश्लेषी वर्णक हैं वो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करके इसको स्थानांतरित कर देती हैं और ये खुद भी प्रकाश किरणों का अवशोषण करता है और उत्तेजित हो जाता है। उत्तेजित होने पर इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक से दूर चले जाते हैं और इस इलेक्ट्रॉन को सबसे पहले फ्योफाइटिन एक्सेप्ट कर लेता है, निग्रहण कर लेता है, पकड़ लेता है और इस इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देता है प्लास्टोक्विनोन से इलेक्ट्रॉन चला जाता है साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स में और इसी के दौरान माना जाता है कि ADP से ATP का निर्माण होता है और ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से चला जाता है प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन चला जाता है P700 में यानी फोटोसिस्टम फर्स्ट में। फोटोसिस्टम फर्स्ट में भी अपना खुद का प्रकाश संश्लेषी वर्णक होता है जो प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं और प्रतिक्रिया केंद्र यानी P700 को भेजता रहता है, जिससे प्रकाश P700 उत्तेजित हो जाता है और इसका जो इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को फेरिडॉक्सिन ग्रहण करता है, फेरिडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन चला जाता है FNR में और FNR से ये इलेक्ट्रॉन NADP+ से NADPHS और H+ को बनाने में प्रयोग होता है। यही कहलाता है इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम और PS फर्स्ट और सेकंड की क्रियाविधि। ठीक, तो आप हेडिंग डाल के लिखेंगे इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र व फोटो सिस्टम फर्स्ट तथा सेकंड की क्रियाविधि। लिखेंगे फोटो सिस्टम फर्स्ट सेकंड में सेकंड के अभिक्रिया केंद्र में मौजूद क्लोरोफिल A680 प्रकाश को अवशोषित करके उत्तेजित अवस्था में आ जाता है
और इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है। उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन नाभिक से दूर चला जाता है। इस इलेक्ट्रॉन को एक इलेक्ट्रॉन ग्राही ले लेता है और इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र, जिसमें साइटोक्रोम भी होता है, को पहुंचा दिया जाता है। जब इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से होकर गुजरता है तब उसका उपयोग नहीं होता और इस इलेक्ट्रॉन को फोटोसिस्टम फर्स्ट को दे दिया जाता है। आगे लिखेंगे इसके साथ ही साथ पीएस फर्स्ट का यानी फोटोसिस्टम फर्स्ट का के अभिक्रिया केंद्र का इलेक्ट्रॉन लाल क्षेत्र वाले प्रकाश किरणों यानी 700 नैनोमीटर तरंगदैर्ध्य वाली प्रकाश किरणों का अवशोषित करके उत्तेजित हो जाता है और यह अन्य ग्राही अणु को स्थानांतरित हो जाता है। ये इलेक्ट्रॉन आगे NADP+ द्वारा ग्रहण किया जाता है, जिससे NADP+ अपचयित होकर NADPH+H+ का निर्माण करता है। आगे लिखेंगे यह सभी घटना जेड के आकार से आगे लिखेंगे यह सारी योजना जेड के आकार की होती है, इसलिए इसे जेड स्कीम कहते हैं। अब आप हेडिंग डाल के लिखेंगे जल का विघटन यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्वेश्चन बना के लिखेंगे कि पीएस सेकंड में इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति कैसे होती है। मैंने बताया था ना कि पीएस सेकंड का जो इलेक्ट्रॉन है वो तो चला जाता है पीएस फर्स्ट में, तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जो कहाँ से आता है, जल के विघटन से आता है। तो आप लिखेंगे कि क्वेश्चन बना के लिखेंगे कि पीएस सेकंड में इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति कैसे होता है। तो आंसर में लिखेंगे कि वे इलेक्ट्रॉन जो फोटोसिस्टम सेकंड से निकलते हैं उनकी जगह अवश्य ही किसी न किसी इलेक्ट्रॉन को लेनी होती है। तो आगे लिखेंगे कि जल विघटन का संबंध पीएस सेकंड से है। लिखेंगे जल हाइड्रोजन आयन ऑक्सीजन परमाणु तथा इलेक्ट्रॉन में विघटित हो जाता है। इससे ऑक्सीजन मुक्त होता है जो प्रकाश संश्लेषण का एक शुद्ध उत्पाद है। जल के विघटन से उत्पन्न इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड को उपलब्ध हो जाते हैं। फिर आगे लिखेंगे कि पीएस फर्स्ट से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन पीएस सेकंड से निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के द्वारा आपूर्ति किए जाते हैं या उपलब्ध कराए जाते हैं। ठीक है, आप ये भी अगली लाइन से नोट कर लेंगे। 2s2o गिव्स 4H+ + 4 इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। एक स्टार बना के पॉइंट नोट करेंगे कि जल विघटन कहाँ होता है, इसके अंदर यानी थैलाकॉइड झिल्ली के अंदर होता है। इसे ल्यूमेन कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, अवकाशिका या ल्यूमेन। और इसके बाहर के भाग को क्या कहते हैं, स्ट्रोमा। और यहीं पर क्या होता है, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। जल का विघटन अवकाशिका यानी ल्यूमेन में होता है, जिसके दौरान प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन अणु का निर्माण होता है। बस ये था भाग 3 का टॉपिक, जिसमें आपको सिर्फ और सिर्फ अभी प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में बताया गया है, जिसमें ATP और NADPH का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है ये पूरी तरीके से आपको बता दिया गया है। अब इसके बाद भी थोड़ा टॉपिक बचा है, चक्रीय फास्फोरिलेशन किसे कहते हैं, अचक्रीय फास्फोरिलेशन किसे कहते हैं, रसोपरासड़ी परिकल्पना क्या होती है। ये 3 टॉपिक हैं जो प्रकाशीय अभिक्रिया से ही संबंधित हैं, तो उन्हें आपको भाग 4 में बताया जाएगा। और उसके बाद आपको बताया जाएगा दूसरी अभिक्रिया जो प्रकाशहीन अभिक्रिया है। ठीक है, प्रकाशीय अभिक्रिया हो गई। प्रकाशीय अभिक्रिया में ATP NADPH का फॉर्मेशन हो गया। अब जो दूसरा अभिक्रिया बचेगा वो है डार्क रिएक्शन यानी प्रकाशहीन अभिक्रिया, जो आपको नेक्स्ट पार्ट में आगे बताया जाएगा। तो जल्दबाजी बिल्कुल मत करिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो आप इसको सबसे पहले याद करिए, बनाइए। अब यहाँ पर जो खत्म हो चुका, जो मैंने आपको लिखवा दिया इलेक्ट्रॉन परिवर्तन फोटोसिस्टम फर्स्ट सेकंड की क्रियाविधि, उसके बाद ये फिगर आप बनाएंगे। सब कुछ आपको जो है लिखवाया गया वो सब NCERT से लिखवाया गया है। NCERT से आप नोट कर सकते हैं, अगर कुछ छूटा उटा है तो, कोई कन्फ्यूजन है तो NCERT की बुक को देख सकते हैं। ठीक, ये आप नोट कर लेंगे। बहुत ईजी है, यहाँ से कुछ क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं बार बार वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है कि पीएस सेकंड में प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में कौन कार्य करता है, तो क्लोरोफिल A680 इसका आंसर होगा। पीएस फर्स्ट में प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में कौन कार्य करता है, क्लोरोफिल A700। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए पीएस सेकंड में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है, तो पीएस सेकंड में जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सबसे पहले कौन ग्रहण करता है, फियोफाइटिन, तो यही कहलाएगा प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही। तो पूछा जाता है कि पीएस सेकंड में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, तो फियोफाइटिन। पीएस फर्स्ट में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है, फेराडॉक्सिन। ये सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। फिर सीरीज पूछा जा सकता है कि फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, तो बताएंगे फियोफाइटिन से इलेक्ट्रॉन प्लास्टोक्यूनोन में जाता है। प्लास्टोक्यूनोन से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स पर जाता है। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स से इलेक्ट्रॉन कहाँ जाता है, प्लास्टोसाइनिन में। अब ये सब बातें नहीं लिखवाएं क्योंकि ये सब आपको चक्रीय और चक्रीय फोटोफास्फोरिलेशन में लिखवाया जाएगा।
यहाँ पर सिर्फ आपको इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र के बारे में समझना था। ठीक, ये सब बातें आपको अभी आगे लिखवाया जाएगा और समझाया जाएगा। तो उम्मीद है कि ये पूरा टॉपिक आपको समझ में आया है। बार बार याद करिए जो लिखवाए हैं, जो टॉपिक आपको बताएं, फोटो सिस्टम क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी चीज़ें बार बार याद करिए, क्योंकि ये चीज़ें कन्फ्यूजन क्रिएट करती हैं। जब तक ये नहीं क्लियर होगा तब तक आगे का पार्ट नहीं समझ में आएगा। तो आप 1-2 दिन का समय है, आप खूब अच्छे तरीके से इसको याद करिए। अब कुछ क्वेश्चंस है इस टॉपिक से रिलेटेड जिनके आंसर्स आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, रिडॉक्स अभिक्रिया किसे कहते हैं? दूसरा क्वेश्चन, प्रकाशीय अभिक्रिया में मुख्य चरण कौन कौन से हैं? 4 चरण बताए ना, जैसे प्रकाश का अवशोषण, उसके बाद 3 क्या हैं, तो उनके आंसर आपके लिखने हैं। यानी प्रकाशीय अभिक्रिया में 4 मुख्य चरण क्या क्या हैं। तीसरा क्वेश्चन, फोटो सिस्टम किसे कहते हैं? यानी प्रकाश वर्णक तंत्र या वर्णक तंत्र किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो सिस्टम फर्स्ट में प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में कौन कार्य करता है। नेक्स्ट, फोटो सिस्टम सेकंड में प्रतिक्रिया केंद्र के रूप में कौन कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो सिस्टम फर्स्ट से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर निकलता है सबसे पहले उसको कौन ग्रहण करता है, यानी फोटो सिस्टम फर्स्ट में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोटो सिस्टम सेकंड में प्राथमिक इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएस सेकंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन कहाँ पर पहुँचता है आखिर में। फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन एफएनआर में जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन एफएनआर में जाता है और एफएनआर से उस इलेक्ट्रॉन का कहाँ पर प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएस सेकंड से निकला हुआ इलेक्ट्रॉन की आपूर्ति कहाँ से होती है। बस इतने क्वेश्चंस हैं जिनके आंसर्स आपको बताने का कमेंट बॉक्स में, और आगे जो भी टॉपिक होगा वो जल्दी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तब तक आप जुड़े रहें बायोलॉजी हिंदी चैनल के साथ। धन्यवाद।